हेलो बच्चों, आई एम योर बायोलॉजी फैकल्टी Abhinav Singh. Welcome to my channel Abhinav Singh Biology. In the previous video, we have discussed about the second type of simple permanent tissue or ground tissue, that was collenchyma tissue. In this video, we have to discuss about the third type of simple permanent tissue or ground tissue, which is sclerenchyma. बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशालकाय हाथी भी एक एडल्ट और डेवलप्ड ट्री को गिरा नहीं पाता है? ऐसा कैसे संभव है? इसके पीछे क्या वजह है? तो उस पूरी ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गर पार्ट क्या होता है? ट्रंक, स्टीम. जब हम उस ट्रंक या स्टीम का क्रॉस सेक्शन काटते हैं, यानी जब हम उसके अंदर की कहानी समझना चाहेंगे और जब हम उसका एलएस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम काटेंगे, तो हम क्या देखेंगे? तो हम उसके अंदर का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमको कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर नजर आएंगे. आखिर ये क्या है? आज हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों. एक्चुअली आई एम टेलिंग अबाउट स्क्लेरेंकाइमा. बच्चों, व्हेन वी डिस्कस अबाउट स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू, देन व्हाट कम्स इन आवर माइंड? इन आवर माइंड द स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू term comes, and this term is originated from a Greek word skleros, which means hard, and enchyma term means tissue or infilling. So sclerenchyma tissue is a type of ground tissue or simple permanent tissue in which all the dead cells combine together to form and maintain hardness to the plant parts. This sclerenchyma tissue was discovered by famous botanist Metenius. It was also coined by Metenius. Sclerenchyma tissue is a group of sclerenchymatous cells. Sclerenchyma tissue is a dead mechanical plant tissue. बच्चों, हमने जाना था collenchyma टिश्यू भी एक मैकेनिकल टिश्यू ही था, लेकिन वह लिविंग मैकेनिकल प्लांट टिश्यू था. और यह स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू जो है, ये एक्चुअल रियल मैकेनिकल टिश्यू इसलिए है क्योंकि यह डेड मैकेनिकल प्लांट टिश्यू है. मैकेनिकल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों? अगर हम स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के फंक्शन के बारे में बात करें तो द मेन फंक्शन ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू इज टू परफॉर्म मैकेनिकल स्ट्रेंथ. प्लांट में मेनली जो स्टीम पार्ट है या ब्रांचेस आप देखते हैं या लीव्स देखते हैं, सीड्स देखते हैं, फ्रूट्स देखते हैं, फ्रूट कवर देखते हैं, सीड कोट देखते हैं, तो इनमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना ही स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू की जवाबदेही होती है. एक्चुअली आई एम डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ स्क्लेरेंकाइमा हियर. The primary function of sclerenchyma tissue is to maintain mechanical strength to the bark or trunk part of the stem also. The another function of sclerenchyma tissue is to maintain rigidity, hardness or toughness to the plants. It also maintain impermeability for water. आखिर ये वाटर के लिए क्यों इम्परमेबल है? क्योंकि ये डेड नेचर का होता है. इस चीज को ठीक से समझने के लिए अब हम स्क्लेरेंकाइमा सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लेते हैं. जब भी हम स्क्लेरेंकाइमा सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम ध्यान देते हैं तो बच्चों आप ये देख सकते हैं, ये स्क्लेरेंकाइमा सेल्स आपको नजर आ रहे हैं. आप इनमें क्या नोटिस कर रहे हैं? एक्चुअली स्क्लेरेंकाइमा सेल्स आर थिक walled, and this thickening is due to the deposition of a complex hydrocarbon compound which is known as lignin. देखो बच्चों, sclerenchyma cells are thick walled. एक्चुअली इनके जो सेल वॉल होते हैं ये बहुत ही ज्यादा थिकर होते हैं. और ये थिकनेस किसकी वजह से है? किस केमिकल कंपाउंड की वजह से है? तो यह लिग्निन की वजह से है. यही लिग्निन जो है
इस लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से ही ये जो सेल्स हैं ये डेड नेचर के होते हैं, और इनमें जब डेडनेस आ जाएगा, और यह डेडनेस किस लिए है? बिकॉज दे हैव नो न्यूक्लियस, दीज सेल्स हैव नो साइटोप्लाज्म, नो प्रोटोप्लाज्म एंड इवन नो एनी सेलुलर ऑर्गेनेल्स। आप समझ सकते हैं जो एक लिविंग सेल के लिए जो भी कंडीशन चाहिए होता है वो सारा कंडीशन इनके पास नहीं है। और यह कैसे संभव है? क्योंकि कॉलेनकाइमा सेल्स जो मैच्योर्ड हो गए, इसका मतलब मैच्योर्ड होने के बाद वो डेड हो चुके, और डेड हो गए वही तो कन्वर्ट हुए हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में। तो अब इनके अंदर के जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वो अवेलेबल नहीं है, यानी ये कंप्लीटली डेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये वाटर के लिए इम्परमेबल है। किसी भी तरह का ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन ये परफॉर्म नहीं करा पाएंगे। इनका प्राइमरी फंक्शन अब क्या हो गया? दे हैव टू परफॉर्म और प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट। ये जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं, दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब उनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं देखा जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं ये भी दो तरह के हो सकते हैं। यानी अब हम थोड़ा स्क्लेरेनकाइमा के टाइप्स के बारे में अध्ययन कर लें तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 स्क्लेरेट्स एंड नंबर 2 sclerenchymatous fibers. Sclerates are smaller as compared to the fibers. Sclerates are oval, spherical, circular in shape, whereas fibers are longer, elongated in structure. ठीक है, तो अगर हम स्क्लेरेट्स और फाइबर्स में थोड़ा कंपैरिजन करके देखें तो स्क्लेरेट्स आर shorter, smaller, whereas fibers are elongated or longer in size. Sclerates have no tapered ends, whereas fibers have tapered ends or pointed ends. Sclerates provide mainly rigidity to the plant parts, whereas fibers also provide mechanical support but lesser than sclerates. देखो, अगर हम स्क्लेरेट्स और फाइबर्स की अगर हम बात कर रहे हैं जो कि स्क्लेरेनकाइमा के काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, तो हम सबसे पहले एक चीज यहाँ समझते हैं। हम स्क्लेरेट और फाइबर्स दोनों को 1 by 1 स्टडी करेंगे। हम जानेंगे कि स्क्लेरेट्स भी कई तरह के होते हैं और फाइबर्स भी कई तरह के होते हैं। चलो अब हम लोग स्क्लेरेट्स के टाइप्स के बारे में थोड़ा समझ लें तो ज्यादा हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर स्क्लेरेट्स कैसे होते हैं और फाइबर्स कैसे होंगे, ठीक है। उससे पहले यह बात आप जान लो कि ये जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, अगर इनके लोकेशन की बात करें, लोकेशन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू अगर हम बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स। It may be also present in vascular bundles like xylem tissue, phloem tissue, accomplished tissue, special tissue. It is also present in seeds, leaves. Sometimes it may present within roots also and flowers also. लेकिन mainly यह leaves, stems, seed coats यानी cotyledons इन्हीं सब में पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स को अगर हम समझने की कोशिश करें कि कहाँ कहाँ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है तो आपने जितने भी वॉलनट्स देखे होंगे, जितने भी ड्राई फ्रूट्स देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स देखे होंगे जो कि बहुत ही हार्डर होते हैं। आप ये देख सकते हैं, यानी जैसे अखरोट है, आलमंड्स है, बादाम वगैरह देखा होगा आपने इसके अलावा कसेली देखा होगा, ठीक है। आपने लिनसीड देखा होगा, आपने कैनबिस देखा होगा यानी भांग वगैरह। तो इसके अलावा आपने कई सारे सीड्स, नट्स भी देखे होंगे। जो लीफ है, लीफ के अंदर जो वेन्स होते हैं वो भी हार्डर होते हैं, जो कि लीफ को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं।
तो इन सभी जगह क्या पाया जा रहा है? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, आपने हस्क ऑफ कोकोनट देखा होगा। कोकोनट का जो अंदर का जो एंडोकार्प है या बाहर का जो रेशा है मेसोकार्प, कितना मजबूत होता है। आपने नाशपाती देखा होगा, पियर देखा होगा नाशपाती। ठीक है, उसमें बहुत ही हार्डनेस उसमें देखा जाता है, उसमें करकराहट होती है। तो ये सब किसकी वजह से है? ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पर हमने स्क्लेरेनकाइमा के लोकेशन को भी समझ लिया है। अब हम जैसा पहले बात कर रहे थे, स्क्लेरेनकाइमा के फर्स्ट टाइप स्क्लेरिड की ओर बढ़ते हैं। सिड्ज, आप ये इमेज देख सकते हैं, ये साइंटिस्ट हैं। ये एक्चुअली ये फ्रेंच बॉटनिस्ट हैं और बॉटनिस्ट से ज़्यादा ये बहुत ही बड़े, बहुत ही फेमस पॉपुलर पेंटर भी थे। ठीक है, सिड्ज क्लासिफाइड स्क्लेरिड्स into 4 types in 1889 and in 1946 Bloch added one more sclerid, that is trichosclerid। देखो, सबसे पहले सिड्ज ने जो 4 स्क्लेरिड के टाइप बताए थे, एक्चुअली स्क्लेरिड के टोटल 5 टाइप हो गए। आप ये पांचों टाइप आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन कौन से ये पांचों टाइप हैं? स्क्लेरिड्स के ये पांचों टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्क्लेरिड सेल्स के बेसिस पर हैं। ठीक है, जब हम स्क्लेरिड सेल्स के शेप के बारे में स्टडी करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द स्क्लेरिड सेल्स दीज आर ऑफ 5 टाइप्स। फर्स्ट, ब्रैकाई स्क्लेरिड, नंबर 2 मैक्रोस्क्लेरिड, नंबर 3 एस्ट्रोस्क्लेरिड, नंबर 4 ऑस्टियोस्क्लेरिड एंड नंबर 5 ट्राइकोस्क्लेरिड। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसको 1 बाय 1 समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ब्रैकाई स्क्लेरिड के बारे में बात करें तो ब्रैकी स्क्लेरिड जो होता है यह राउंडेड होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं और इन्हें ही स्टोन सेल्स या ग्रिट सेल्स भी कहते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे? तो दीज आर प्रेजेंट इन द फ्लेशी फ्रूट ऑफ पियर। पियर में आप देखेंगे, नाशपाती में जो उसके जो गुदा होता है, उसका गुदा, तो उसमें ये ब्रैकियोस्क्लेरिड पाया जाएगा। उनमें हार्डनेस आपको इसी वजह से नजर आता है। इसके अलावा आपने कई फ्रूट्स देखे होंगे, उनके इंडोकार्प में भी ये ब्रैकियोस्क्लेरिड्स पाए जाते हैं। जैसे मैंगो है, जैसे आपने कोकोनट देखा होगा, ठीक है, या फिर कसेली आप देखते हैं। तो ये सब उनमें आप रिजिडिटी देखते हैं, हार्डनेस देखते हैं। कई सारे ड्राई फ्रूट्स भी आपने देखे होंगे, ठीक है, जैसे अखरोट वगैरह, वालनट, ये सब। तो उनमें इतना ज़्यादा रिजिडिटी, हार्डनेस किसकी वजह से? बस यही ब्रैकियोस्क्लेरिड्स की वजह से है। इनके टफनेस की वजह से ही इन्हें ग्रिट सेल्स या स्टोन सेल्स भी कहते हैं। सेकंड टाइप मैक्रोस्क्लेरिड्स है। मैक्रोस्क्लेरिड्स आर हैविंग रॉड लाइक शेप। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं और ये मैक्रोस्क्लेरिड्स आर प्रेजेंट इन द सीड कोट्स और कॉटिलेडन्स ऑफ लेग्यूम्स। जो भी आप दलहन फसल देखते हैं, यानी दाल वाले, जैसे आपने फ्रेंच बीन देखा होगा, राजमा। कहा तो जाता है कि हार्डेस्ट सीड कोट अगर किसी का है तो किसका है? वो फ्रेंच बीन यानी राजमा का है। उसी तरह से कई और भी सारे लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं, उनके भी आप सीड कोट को जब देखें, जैसे आप मटर को देखोगे तो मटर में जो हार्डनेस नजर आता है उसका जो सीड कोट है, उसमें हार्डनेस किसकी वजह से है? यही मैक्रोस्क्लेरिड की वजह से है। ग्राम चना जो है उसको, उसमें इतना ज़्यादा हार्डनेस क्यों होता है? देखते हो, लगातार उसे काफ़ी देर तक उबालना पड़ता है, पकाना पड़ता है, तब जाके वो खाने योग्य होता है। तो ये भी किसकी वजह से? इसी मैक्रोस्क्लेरिड की वजह से। तो बीन है, बीन भी आपने देखा होगा। तो ग्राम, बीन, पी, ठीक है, जितने भी लेग्यूम्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, उनके सीड कोट किसकी वजह से हार्डर होंगे और उनमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कराएगा? यही मैक्रोस्क्लेरिड। थर्ड टाइप है एस्ट्रोस्क्लेरिड और स्टेलर स्क्लेरिड। देखो, मैक्रोस्क्लेरिड के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा था, उसे मैल्पिगियन स्क्लेरिड भी कहते हैं। अब हम थर्ड टाइप
स्टेलर स्क्लेरिड के बारे में जान रहे हैं, जिसे एस्ट्रो स्क्लेरिड भी कहते हैं। देखो, एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार शेप्ड, स्टेलर का मतलब स्टार शेप्ड होता है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि स्टार लाइक इनकी संरचना होगी, स्टार की तरह ये नजर आएंगे। ठीक है, ये कहाँ पाए जाएंगे? दीज आर लोकेटेड इन द लीव्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वाटर लिविंग प्लांट्स हैं, जैसे लोटस आपने देखा होगा, या और भी सारे दूसरे जो सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनमें पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? तो एस्ट्रोस्क्लेरिड्स और स्टेलर स्क्लेरिड्स। एस्ट्रोस्क्लेरिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन टी लीव्स। चाय पत्ती में भी जो हार्डनेस आप देखते हैं वो भी किसकी वजह से है? यही एस्ट्रोस्क्लेरिड्स की वजह से। ठीक है, फोर्थ टाइप है ऑस्टियोस्क्लेरिड्स। ऑस्टियोस्क्लेरिड्स जैसे ऑस्मेंचिड में आप देखते हैं तो उसमें भी जो हार्डनेस है वो किसकी वजह से है? ऑस्टियोस्क्लेरिड्स की वजह से। देखो, नाम से पकड़ो, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। इसका मतलब इनकी संरचना कैसी होगी? तो बोन्स की तरह होंगी, हमारी अस्थियों की तरह होंगी। ठीक है, इसलिए इसका नाम ऑस्टियोस्क्लेरिड पड़ा। अब हम फिफ्थ स्क्लेड के बारे में बात कर लें, जिसे ट्राइकोस्क्लेड कहा जाता है। देखो, ट्राइको का मतलब होता है इंटरनल हेयर्स, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। तो दीज इंटरनल हेयर्स आर एक्चुअली बाइफर्केटेड इन स्ट्रक्चर, ये बाइफर्केटेड होते हैं। दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन हाइड्रोफाइट्स, एक्वेटिक प्लांट्स। जो भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें इस तरह से दो स्क्लेड्स पाए जाएंगे। एक अभी हमने जाना है एस्ट्रोस्क्लेड्स के बारे में, और लास्ट ट्राइकोस्क्लेड्स, ये दोनों हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने स्क्लेड्स के क्लासिफिकेशन को यहाँ समझ लिया है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ स्क्लेड सेल्स। ठीक है, जिससे ये अंदाजा हो गया कि इनका मेन वर्क क्या है। इनका मेन वर्क है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, रिजिडिटी प्रोवाइड कराना, टफनेस प्रोवाइड कराना, हार्डनेस प्रोवाइड कराना। ठीक है, अब हम सेकंड टाइप यानी स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स या फाइबर्स के बारे में बात कर लें। तो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। देखो, स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स जो हैं ये दो तरह के होंगे। ठीक है, कौन कौन से दो तरह के होंगे? तो एक कहलाएगा लिब्रिफॉर्म फाइबर्स और दूसरा कहलाएगा फाइबर ट्रैकिड्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इनके स्ट्रक्चर के आधार पर डिफरेंस है। सबसे पहले एक चीज जान लो, स्क्लेरिड और फाइबर में एक और डिफरेंस यह भी होता है कि इनके अंदर जो कैविटी होता है, जिसे ल्यूमेन कहा जाता है, वो कैविटी या ल्यूमेन यूनिफॉर्म नहीं होता है। बीच बीच में कहीं ना कहीं डिप्रेशंस पाए जाते हैं। उन डिप्रेशंस को पिट्स कहा जाता है। वो जो छेद पाया जाता है जगह जगह पर बीच बीच में, उसे पिट्स बोलते हैं। और ये जो पिट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, सिंपल पिट्स और बॉर्डर्ड पिट्स। स्क्लेरिड्स में हमेशा सिंपल पिट्स ही पाए जाते हैं, जबकि फाइबर्स की अगर हम बात करें तो इनमें सिंपल पिट्स के अलावा बॉर्डर्ड पिट्स भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से स्क्लेड और फाइबर में यह भी एक डिफरेंस होता है। अब हम फाइबर्स के पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका आधार क्या है? स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिब्रिफॉर्म फाइबर और फाइबर स्क्लेरिड्स के, फाइबर ट्रैकिड्स के बीच में डिफरेंसेस दिया गया है। तो क्या क्या डिफरेंसेस है? तो देखो, ये जो फाइबर ट्रैकिड्स होते हैं, एक्चुअली दीज आर प्रेजेंट इन जाइलम टिश्यू। ठीक है, हम फाइबर ट्रैकिड्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, राइट साइड में आप यहाँ जो डिफरेंसेस देख रहे हैं वो क्या है? वो फाइबर ट्रैकिड्स का डिफरेंस है। ठीक है, फाइबर ट्रैकिड्स के बारे में बताया गया है इस डिफरेंस टेबल में। तो फाइबर ट्रैकिड्स जो होते हैं वो कैसे होंगे? तो दे हैव ब्रॉडर ल्यूमेन। इनके जो ल्यूमेन होंगे वो ब्रॉडर होंगे। ठीक है, ये शॉर्टर साइज के होंगे। और इनमें डिपोजिशन जो होता है, यानी लिग्निन का जो डिपोजिशन होता है, वो लिब्रिफॉर्म फाइबर के कंपैरिजन थोड़ा कम होता है। हालांकि डिपोजिशन दोनों में होगा, लेकिन कंपैरेटिवली
स्मॉलर डिपोजिशन या लेसर डिपोजिशन पाया जाएगा किसमें? फाइबर ट्रैकेट्स में। ये जो फाइबर ट्रैकेट्स होते हैं इनमें बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ जाइलम टिश्यू में ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जबकि अगर हम लेफ्ट साइड में यहाँ जो दिया गया है लिब्रिफॉर्म फाइबर्स के बारे में, इनके कैरेक्टर्स को अगर समझ लें तो इनके बारे में जानो, दे कंटेन सिंपल पिट्स ओनली। इनके पास सिंपल पिट्स होंगे, ये लॉन्गर साइज को होंगे, किसके कंपैरिजन? फाइबर ट्रैकेट्स के कंपैरिजन, ठीक है। और इनमें एक्सेसिव डिपोजिशन पाया जाएगा लिग्निन का, ठीक है, और ये इनमें रिड्यूस्ड ल्यूमेन पाया जाएगा। ल्यूमेन जो होगा यानी इनके अंदर के जो कैविटी होंगे वो रिड्यूस्ड होंगे, ठीक है। एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड फ्लोएम, मोस्टली फ्लोएम में ये ज़्यादातर पाए जाएंगे। इसके अलावा और भी जगह पाए जा सकते हैं, जाइलम में पाए जा सकते हैं, हाइपोडर्मिस में पाए जा सकते हैं, पेरिसाइकल में पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक डिफरेंसेस देख लिया है किनके बीच? लिब्रिफॉर्म फाइबर और फाइबर ट्रैकेट्स के बीच, जो कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर फाइबर का क्लासिफिकेशन था। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ sclerenchymatous fibers on the basis of location, then these are classified into 3 categories. देखो अब लोकेशन के आधार पर ये फाइबर्स जो हैं ये 3 तरह के होंगे। कौन कौन से? तो सबसे पहला होगा वुड फाइबर, इसे जाइलरी फाइबर या इंट्रा जाइलरी फाइबर भी कहते हैं। दूसरा होगा बास्ट फाइबर, इसे फ्लोएम फाइबर या एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर भी कहते हैं। और थर्ड होता है सरफेस फाइबर। सबसे पहले हम वुड फाइबर्स के बारे में बात करें। ये आप डिफरेंस टेबल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने जो डिफरेंसेस यहाँ पर मेंशन किया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर हम वुड फाइबर्स की बात करें तो वुड फाइबर्स, जिसे जाइलरी फाइबर्स भी कह रहे हैं या फिर इंट्रा जाइलरी फाइबर्स कह रहे हैं, दीज आर वेरी मच स्पेसिफिक इन नेचर एंड दीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड जाइलम। ये जाइलम वैस्कुलर बंडल में ही से पाए जाते हैं, ठीक है। और एक्चुअली दीज आर वेरी मच हार्डर, ये बहुत ही ज़्यादा हार्डर होते हैं, सो डैट इट कैन नॉट बी नीटेड। इसको हम बुन नहीं सकते हैं, इससे इसका कोई उपयोग हम आगे किसी चीज़ को बुनने में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, कॉमर्शियल यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड फाइबर है जो कि बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर है, दे हैव ए लॉट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इनका बहुत ही कॉमर्शियल यूज है। क्यों? बिकॉज दीज आर सॉफ्टर इन नेचर, ये बहुत ही सॉफ्टर होते हैं, सो इट कैन बी नीटेड, इसलिए इनको बुना जाता है। और इनका बहुत ही ज़्यादा कॉमर्शियल यूज़ है। इनकी सहायता से रोप बनाए जाते हैं, मैट्स बनाए जाते हैं, कई सारे थिंग्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इसको ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? तो देखो ये स्पेशली फ्लोएम टिश्यू में पाए जाएंगे, पेरिसाइकल में भी पाए जाएंगे, ठीक है, वैस्कुलर बंडल के फ्लोएम में पाए जाएंगे और पेरिसाइकल में पाए जाएंगे, हाइपोडर्मिस में भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने पटुआ देखा होगा, पटुआ जो होता है या फिर जूट होता है, ये सब इन्हीं बास्ट फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बास्ट फाइबर्स और भी जगह पाए जा सकते हैं, जैसे लिनसीड में आप देखोगे, अलसी में, ठीक है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। आप भांग में देखोगे, भांग के जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही हार्डर होते हैं, ठीक है। तो भांग में, जिसे हम कैनबिस भी कहते हैं, तो उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये बास्ट फाइबर्स के बारे में हमने जाना कि इनका बहुत ही ज़्यादा कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब जो थर्ड है वो है सरफेस फाइबर्स। देखो ये सरफेस फाइबर्स लिग्निफाइड तो होने ही चाहिए, लेकिन ये यदा कदा नॉन लिग्निफाइड भी होते हैं। जैसे कॉटन फाइबर्स की बात करें तो कॉटन फाइबर्स आर नॉन लिग्निफाइड, ठीक है। कॉटन फाइबर्स की अगर हम बात करें जो कि नॉन लिग्निफाइड होते हैं, कॉटन फाइबर्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, आपको पता भी है, इसका भी एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। गारमेंट्स में, क्लोथ प्रिपरेशन में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। ये जो कॉटन फाइबर्स होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, लिंट भी होते हैं और फर्श होते हैं, ठीक है। फर्श जो होते हैं वो फिलिंग में काम आते हैं, इन फिलिंग में काम आते हैं, जैसे रजाई है, तकिया है, उनके अंदर
कपास भरने के लिए, कॉटन भरने के लिए इस्तेमाल में आता है। लेकिन जो लिंट होते हैं, तो इस लिंट का काम गारमेंट्स प्रिपरेशन में होता है, क्लोथ फॉर्मेशन में होता है, ठीक है। और हमको पता है कि कॉटन क्लोथ्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ समर सीजन में होता है, बिकॉज दे कीप अस कूल, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ लिग्निफाइड सरफेस फाइबर्स भी होते हैं, जैसे हस्क ऑफ कोकोनट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लिग्निफाइड फाइबर्स, दैट इज सरफेस फाइबर। और कोकोनट में जो मेसोकार्प से डेवलप्ड हुआ, जो उनका भूरा भूरा जो रेशा होता है, जिसे हस्क ऑफ कोकोनट कहते हैं, इनमें रिजिडिटी, हार्डनेस या मैकेनिकल सपोर्ट, ये किसकी वजह से है? इन्हीं सरफेस फाइबर्स की वजह से होता है। एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का क्वेश्चन है यहाँ, जो आप समझिएगा। अगर आपसे कोई पूछे विच इज़ द लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, तो हमारा आंसर होगा फाइबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में एक डेप्थ स्टडी कर लिया है। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें और कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर पुट करें, आंसर देने की कोशिश करें। मैं देखना चाहूँगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो इन क्वेश्चंस का सही आंसर देते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।